बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त एक आम तासुर फैलाया जा रहा है और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब भी बंद गली की तरफ चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बंद गली की तरफ चले गए हैं और अब इनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब अपने ऑनरेबल जजेस के साथ कोई हुक्म सादर कर सकेंगे और ना ही इमरान खान जो है वो बच सकेंगे। ये दोनों तवातुर के साथ ये बातें की जा रही हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। ये ख्वाहिश हो सकती है, ये कोशिश हो सकती है, ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की तो कोशिश है ही है। अब कुछ दानिश्वरों की भी कोशिश है कि किसी भी तरीके से मिलिट्री लीडरशिप और इमरान खान साहब के दरमियान मामलात बदस्तूर कशीदा रहें और सिविल जो हमारी सियासी क़यादत है उसके दरमियान भी कोई बातचीत ना शुरू हो सके और आम इंतखाबात को भी सबोटाज किया जा सकता है तो वो भी सबोटाज किया जाए। अब दो तीन बातें आपके साथ में शेयर करूंगा जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल बरक्स हैं। उसमें ना ही इमरान खान किसी बंद गली की तरफ जा रहे हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंद गली की तरफ जा रहे हैं। उसकी रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक मॉरल अथॉरिटी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। उनके पास आइन उनको इस बात की इजाज़त देता है कि वो किसी भी किस्म की तशरीह कर सकें और मुकदमात को सुन सकें और हुक्म सादिर कर सकें। इसलिए उनके पास ये आइनी भी इख्तियार है और मॉरल अथॉरिटी भी है और दुनिया इसको तस्लीम करती है। जबकि दूसरी जानिब हमारी मिलिट्री लीडरशिप के पास ये मॉरल अथॉरिटी नहीं है और ना ही उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उस तरह से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। फिर 9 मई के बाद एक जिस तरीके से बेहंगम तरीके से और एक ब्रुटलिटी के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया हुकूमत की जानिब से, उस हुकूमती इक़दामात ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया और ऐसी ऐसी होलनाक तस्वीर आई और ये सिलसिला अब तक जारी है। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं, कारकुनान और पहले दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की सारी सियासत इमरान खान से लेके एक आम कारकुन तक उसकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया जा रहा है। घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, दुकानों को सील किया जा रहा है, फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है, उनके घरों को सील किया जा रहा है और ये मनाजिर हर रोज़ मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे आते हैं क्योंकि टीवी पे दिखाने पे पाबंदी है, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप आयद है और पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग मुकम्मल तौर पर इस वक्त महकूम और मजबूर हैं। वो नहीं दिखा सकते अपनी मर्जी से जो वो दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो जिसकी उनको इजाज़त दी गई है। इसलिए ये बार बार चीज़ें सामने आ रही हैं। अब मिलिट्री लीडरशिप का एक मसला पैदा हुआ है। मिलिट्री लीडरशिप का पहले एक पॉलिटिकल क्राइसिस तो चल ही रहा था और वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके सिंक फंसे हुए हैं और जब आप अक्रॉस द बोर्ड कोई काम करने के बजाय किसी एक जमात को, किसी एक फरीक को, किसी एक तबके को टारगेट करते हैं तो वो जो है वो कुछ देर के लिए तो ये बात छुप सकती है, लेकिन तवातुर के साथ जब एक ही सियासी जमात के साथ एक गैर इंसानी सलूक, गैर आइनी सलूक, गैर कानूनी सलूक जब हो रहा है तो फिर दुनिया भी देखती है। मुकामी ज़राए इब्लाग पे पाबंदी लग सकती है लेकिन जो गैर मुल्की ज़राए इब्लाग हैं उस पे पाबंदी भी नहीं लग सकती और उसको दबाया भी नहीं जा सकता। इसलिए बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग में अब रिपोर्ट हो रही हैं। इस्लामाबाद में जो हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया से मुंसलिक हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तानी मीडिया से मुंसलिक, वो नहीं रिपोर्ट कर सकते हकीकत पर मबनी खबरें, जबकि उसी इस्लामाबाद में, उसी लाहौर में, उसी कराची में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो वाबस्ता हैं गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के साथ, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ, BBC के साथ, वॉइस ऑफ जर्मनी के साथ और दीगर ज़राए इब्लाग जो हैं CNN के साथ, वो रिपोर्ट कर रहे हैं सारी की सारी खबरें। इसलिए अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि पाकिस्तान में आप बैन कर दें, पाकिस्तान में मीडिया मालकान को बुलाएं, बंद कमरे में, ड्राइंग रूम में बुलाएं, मेस में बुलाएं और उनको एक हुक्म सादिर कर दें और वो बेचारे उस हुक्म की तामील भी करें लेकिन उसके बावजूद वो ज़ेर अताब रहें। तो ये चीज़ छुपी नहीं रहती। इसलिए पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि मीडिया मालिकान के साथ और न्यूज़ मैनेजर्स के साथ क्या हुआ और उनके साथ क्या गुजर रही है। बहरहाल इसलिए
اگین یہی کہوں گا، اب یہ پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے ملٹری لیڈرشپ پہ، اور کیونکہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ تو بآسانی اپنے آپ کو بریزمہ کر دیتی ہے، وہ بتا دیتی ہے آف دا ریکارڈ کہ جناب یہ ہم نہیں کر رہے، یہ تو وہ کر رہے ہیں، لہٰذا جب وہ کہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو سارے کا سارا پریشر بھی انہی پہ آتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی سمارٹلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی اور نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی، مریم صاحبہ، وہ بہت سمارٹ طریقے سے یہ سارے کا سارا کھیل کھیل رہے ہیں، اور بدنام ہو رہی ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ، اور جو سیاسی فائدے پہنچ رہے ہیں اس سیاسی انتقام کے وہ پی ڈی ایم کو پہنچ رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نواز کو پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ اسی لیے دوسری جانب ملٹری لیڈرشپ کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ ہے سیولینز کا، اس معاملے میں بھی ملٹری لیڈرشپ براہ راست اب اس کا ٹکراؤ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اب تک اپنے اس مقصد میں آئینی طریقے سے کامیاب ہو چکی ہے کہ وہ فوجی ٹرائل، سیولینز کا جو فوجی ٹرائل یکدم شروع کرنا مقصود تھا، اور 102 کیسز ریفر ہو گئے تھے، اور آنن فانن یہ کچھ ہونا تھا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے اس کے نتیجے میں اب وہ جو ہے ٹرائل جو ہے وہ نہیں شروع ہو سکے گا جب تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ مقدمہ فائنل نہیں ہو جاتا۔ اس کی ریزن ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حکم صادر کیا ہے کل رات لیٹ جو حکم صادر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہیئرنگ کے بعد، اس میں واضح طور پہ کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ مثلا جو حکم دیا گیا اس میں اٹارنی جنرل سے پہلے یقین دہانیاں لی گئیں، اور اٹارنی جنرل سے جب یقین دہانیاں حاصل کر لی گئیں تو انہی یقین دہانی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے حکم کا حصہ بنا دیا، اور جب اس کو حکم کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایک حکم ہوتا ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ اسٹے ہی دیا جائے، اسٹے کے بغیر جو ہے وہ اسٹے دے دیا گیا ہے۔ وہ سن لیں ذرا، اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ زیر حراست 102 افراد کی فہرست جو ہے وہ ہے، اور وہ 102 افراد کی فہرست اب سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ آ چکی ہے۔ ابھی مقدمات تحقیقات کے مرحلے میں ہیں، یہ حکم ہے سپریم کورٹ کے حکم کا حصہ ہے، اور اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کسی سویلین کو سزائے موت یا عمر طویل قید کی سزا نہیں دی جائے گی، یہ آرڈر کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ حکم ہے کہ کسی سویلین کو سزائے موت یا طویل قید کی سزا نہیں دی جائے گی، اور مقدمات تحقیقات کے مرحلے میں ہیں، کسی کا ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا، اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مرضی کا وکیل فراہم کرنے کی مہلت بھی دی جائے گی، اور کسی سیولین کا فوجی عدالت میں اب تک ٹرائل شروع نہیں ہوا، اور اگر ٹرائل شروع ہوا تو فوری چیف جسٹس پاکستان کے چیمبر میں آ کے بتانا پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ عید کی چھٹیوں تک یہ کیس ڈیفر کیا گیا ہے، مؤخر کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر یہ کیس دوبارہ سنا جائے گا، اور زیر حراست افراد کو اہل خانہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اور زیر حراست افراد سے 7 دنوں میں 1 مرتبہ اہل خانہ کی ملاقات کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ کوئی وکیل یا صحافی فوج کی تحویل میں نہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب پوچھا کہ عمران ریاض تو سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ عمران ریاض خان کی بازیابی کے لیے حکومت مکمل تعاون فراہم کرے، اور 102 زیر حراست افراد کی فہرست پبلک کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے ہدایات لے کر چیمبر میں آگاہ کرے، اور کیس کی سماعت عید کی چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ کسی صحافی کو، کسی وکیل کو ہراس نہیں کیا جائے گا، اور ان کی زندگیاں بھی آسان کی جائیں گی۔ یہ سب کچھ حکم کا حصہ بن چکا ہے اب، اس لیے یہ جو تھا کہ تاثر کہ جناب فی الفور یہ کام شروع کر دیا جائے گا، اور وہ اس پہ اب وہ تاثر جو ہے اس پہ بریک لگ گئی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس کے کیا جو اثرات ہیں وہ بھی نیگیٹو ہوئے، وہ جو کنوے کرنا چاہ رہے تھے اس کا اثر نہیں ہوا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو عبوری حکم صادر کیا ہے اس عبوری حکم میں ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں ملٹری لیڈرشپ کے، ملٹری فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل سے متعلق۔ یہ انڈائریکٹ سپریم کورٹ نے یہ کام کیا ہے، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ سٹے گرانٹ کرتی، سپریم کورٹ نے پہلے اٹارنی جنرل سے ایک سٹیٹمنٹ لی، اور اس سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کا حصہ اور حکم کا حصہ بنا دیا، اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، لہٰذا اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ دوسری جانب یہ تو ہے سپریم کورٹ ورسز
ISPR वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ये था। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बारे में कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब से मुतालिक पोर्शन था, एक था जुडिशरी से मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकाया गया था, और दूसरा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक था। तो इमरान खान साहब ने भी कल जो है लेट उन्होंने भी अपना जवाब दे दिया है, और उन्होंने बड़े वाशगाफ अंदाज में ये कहा है कि DGISPR को कि जो साजिश अगर ये बुनी गई और 8-9 महीने से साजिश हो रही थी और इसको नहीं रोका गया, तो उन्होंने कहा कि इसका ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जाए, और ओपन कोर्ट में जब यह ट्रायल, ये इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होगी, तो इमरान खान साहब ने कहा मैं साबित करूंगा कि ये बाकायदा तौर पे एक साजिश है। ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने कहा कि ये साजिश वहां से शुरू होती है जब कमांडोज के जरिए उनको अदालत के दरवाजे तोड़कर उनको उठाया गया और उनको तशद्दुद और बड़े ही शर्मनाक अंदाज में एक साबिक वजीर आज़म को जिस तरीके से ले जाया गया, वहाँ से साजिश शुरू होती है और वहाँ से ये लोगों को मुश्तइल किया गया। इसलिए वो कहते हैं कि जब भी इसकी ओपन कोर्ट में और खुले कमरे में, खुली अदालत में इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उसमें मैं साबित करूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि ये सब इसके पीछे क्या क्या साजिशों के ताने बाने। उन्होंने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि हम गद्दारी कर रहे हैं और हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गद्दारी का और बगावत का, जबकि हकीकत यह है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी सियासी जमात को इस वक्त कुचलने का जो प्लान चल रहा है, गद्दारी और जो बगावत है, वो असल में नाइंसाफ़ी वो सारी हमारे साथ हो रही है, PTI के साथ हो रही है। और ये सिलसिला उन्होंने कहा कि वक्त तब से शुरू हुआ जब उनकी हुकूमत को, जब मईशत पाकिस्तान की 6% पे जा रही थी ग्रोथ रेट, तो वहाँ उस वक्त हुकूमत को टॉपल किया गया, गिराया गया तहरीक एतमाद के नतीजे में, और एक 14 महीने से जो मईशत का हाल है वो हमारे सामने आ चुका है। इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे DGISPR को चैलेंज किया कि ये जो कहा जा रहा है ये हम तक भी बातें पहुंच रही हैं और कि जनाब अब फैसला हो चुका है और इमरान खान नहीं होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी, तो ये एक सियासी इंतकाम, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि ये साबित किया जाएगा कि जनाब गद्दारी और बगावत जो है वो हमने नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की, इमरान खान ने नहीं की, बल्कि ये कहीं और से हुई है। और ये सारी चीज़ें जो हैं 9 मई का पूरा वाक़या एक साजिशों का ताना बाना है, जो कि तहकीकात और इंक्वायरी के नतीजे में चीज़ें सामने आएंगी। इसलिए इमरान खान साहब जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसकी रीज़न है कि बहुत सारी खबरें जो हैं वो पहुँच रही हैं, जो मैं कहता हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री लीडरशिप हमारी, वो इस वक्त एक ऐसे मामले में उलझ गई है या अपने आप को उस हद तक उलझा दिया है कि वहाँ से अब निकलना भी उसके लिए एक मुसीबत है। एक नहीं बल्कि कई रुकावटें हैं, उसमें मुस्लिम लीग नवाज, PDM, पीपल्स पार्टी, मौलाना, ये सब के सब जो एक ऐसा कंबल एक ओढ़ लिया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कि उस कंबल से अब जान छुड़वानी जो है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। कैसे छुड़वाई जाएगी ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। उसकी रीज़न है कि ये सारे का सारा जो 9 मई का के बारे में इमरान खान साहब जो है वो खामोश होकर बैठने वाले नहीं हैं, और वो मुसलसल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने जवाब दिया और फॉर्मेशन कमांडर्स का जवाब दिया, पहले भी DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने इमरान खान साहब ने जवाब दिया, और आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है इमरान खान साहब को ने, और वो बदस्तूर अपनी बात पर कायम है। इसलिए ये जो हमारी और सबसे मसला ये है कि इस वक्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट उसका रास्ता रोका हुआ है। दूसरी जानिब सबसे बड़ी सियासी जमात और यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप इमरान खान, PTI, और सामने है इस वक्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप आमने सामने। तो जबकि जो असल दूध पीने वाले मजनू हैं वो हैं PDM और पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब, वो अपनी मौजें कर रहे हैं और उनको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं कि मिलिट्री PTI के साथ। वो कहते हैं कि बस PTI का क्रियाक्रम हो जाए, इमरान खान साहब का क्रियाक्रम हो जाए, हमारा रास्ता साफ हो जाए, बाकी जाएं भाड़ में। तो ये चीज़ें चल रही हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी। लेकिन फ़िलहाल आप ईद की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, ईद मनाइए, और हुजाज कराम जो हैं वो यौम अरफात मना के मैदान अरफात से होके
مزدلفہ اور مزدلفہ سے منا کی طرف رواں دواں۔ اور آج جو ہے امپورٹنٹ دن ہے، یوم عرفہ ہو چکا، رکن اعظم حج ادا ہو چکا۔ آج شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی، ہر حاجی پہ فرض ہے کہ وہ کنکریاں مارے، چھوٹے شیطان کو، درمیانے شیطان کو، بڑے شیطان کو 3 پوائنٹس پہ کنکریاں ماری جانی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آج قربانی کا دن بھی ہے، قربانی بھی کی جائے گی، اور پھر حلاقہ یعنی کہ حلق کیا جائے گا، اپنے بال کٹوائے جائیں گے یا ٹنڈ کروائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر طواف زیارہ کے لیے جایا جائے گا، مکہ مکرمہ بیت اللہ کا طواف، اور اس کے بعد پھر آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے اور احرام جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے، سول کپڑوں میں آ جائیں گے حجاج کرام۔ تو آج کا دن کافی محنت والا ہے، مجاہدے والا دن ہے حجاج کرام کے لیے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔